देखिए, इतिहास में ना कुछ कहानियां बिल्कुल महाकाव्य जैसी होती हैं, पर वो वक्त की धूल में कहीं दब कर रह जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, एक बहुत ही शक्तिशाली रानी की, एक ऐसी जंग की जिसे भुला दिया गया, और एक ऐसी जबरदस्त जीत की जिसने सच में हिंदुस्तान के इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया था। अच्छा, अगर ये सवाल पूछा जाए तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या जवाब आएगा? शायद एक ही नाम गूंजेगा। पर क्या वो जवाब पूरी तरह से सही है? या फिर इतिहास के पन्नों में एक और, शायद इससे भी ज्यादा अहम जवाब कहीं छिपा हुआ है? सही जवाब है रानी नाइकी देवी। जी हाँ, पृथ्वीराज चौहान की उस मशहूर जीत से पूरे 13 साल पहले यानी 1178 में एक रानी ने मोहम्मद गोरी को ऐसी करारी हार दी थी कि उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। और यही कहानी है गुजरात की चालुक्य रानी नाइकी देवी की। तो चलिए इस अविश्वसनीय कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। हम समझेंगे कि ये भूली हुई जीत असल में थी क्या, आक्रमणकारी का दांव कितना बड़ा था, रानी की हिम्मत कैसी थी, कासहरदा की लड़ाई आखिर लड़ी कैसे गई, और सबसे जरूरी बात, इस इतिहास को दोबारा से लिखने की जरूरत क्यों है। तो पहला सेक्शन है एक भूली हुई जीत। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, ये इस बात की भी पड़ताल है कि इतिहास आखिर लिखा कैसे जाता है और याद कैसे रखा जाता है। मतलब इतनी बड़ी और इतनी निर्णायक जीत इतिहास के हाशिए पर चली कैसे गई। अब बात करते हैं कहानी के दूसरे किरदार की, मोहम्मद गोरी। उसे सिर्फ एक लुटेरा समझना गलती होगी। वो एक बहुत महत्वाकांक्षी साम्राज्य निर्माता था जिसका मकसद था मध्य एशिया में अपनी गोरी सल्तनत की ताकत को पूरे हिंदुस्तान तक फैलाना। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1173 में गजनी को अपना पावर बेस बनाने के बाद गौरी ने एक बहुत सोची समझी रणनीति के साथ पूरब की तरफ बढ़ना शुरू किया। 1175 तक आते आते उसने मुल्तान और उच्च पर कब्जा कर लिया, जो उस समय व्यापार के बहुत अहम रास्ते थे। और फिर उसकी नजरें पड़ी हिंदुस्तान के सबसे अमीर इलाकों में से एक गुजरात पर। तो गोरी का हिसाब किताब ना बिल्कुल साफ था। उसे गुजरात की बेहिसाब दौलत और वहां के बंदरगाह चाहिए थे। उसे लगा कि भाई उत्तर के ताकतवर राजपूत राजाओं से सीधा भिड़ने से अच्छा है दक्षिण का रास्ता पकड़ लो, आसान पड़ेगा। और उसकी सबसे बड़ी भूल, उसकी जासूसी ने उसे बताया कि गुजरात पर तो बस एक बच्चा राजा और उसकी मां राज कर रही हैं। गोरी ने इसे एक कमजोरी माना, एक आसान जीत का सुनहरा मौका। और यही वो गलती थी जो उसे बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी की असली हीरो से, रानी नाइकी देवी, वो शासक जिन्होंने न सिर्फ अपने राज्य को बचाया बल्कि इतिहास की धारा ही बदल दी। हुआ ये कि पति राजा अजयपाल की मृत्यु के बाद उनका बेटा मूलराज द्वितीय गद्दी पर बैठा, पर वो तो एक बच्चा था। तो ऐसे में राजमाता नाइकी देवी ने राज संरक्षिका यानी रीजेंट के तौर पर शासन की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली। लेकिन ये कोई नाम का पद नहीं था, वही असली शासक थी। सेना, प्रशासन और कूटनीति से जुड़ा हर बड़ा फैसला वही ले रही थी। नाइकी देवी कोई साधारण रानी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। वो गोवा के कदम राजा की बेटी थी और उनकी परवरिश एक शासक और एक योद्धा की तरह हुई थी। उन्हें बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी सब कुछ सिखाया गया था। मतलब वो ठीक वैसे ही लीडर थी जिसकी गुजरात को उस मुश्किल घड़ी में सख्त जरूरत थी। जैसे गोरी के हमले की खबर मिली, नाइकी देवी घबराई नहीं, बल्कि उन्होंने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने अपनी डिप्लोमैटिक स्किल्स का इस्तेमाल किया और आसपास के राजपूत राज्यों को समझाया कि भैया खतरा सिर्फ गुजरात का नहीं बल्कि हम सबका है। और उनकी कोशिशें रंग लाईं। नाडोल, जालोर और अरबुदा के शासक एक साथ आए और एक मजबूत मिलिट्री अलायंस तैयार हो गया। अब आते हैं उस निर्णायक मोड़ पर, कासरहदा का युद्ध। और जो बात इस लड़ाई को इतना खास बनाती है वो ये है कि यह सिर्फ ताकत की टक्कर नहीं थी, बल्कि यह रणनीति और दिमाग की एक जबरदस्त मिसाल थी। नाइकी देवी का बैटल प्लान बिल्कुल शानदार था। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि खुले मैदान में गोरी की घुड़सवार सेना का सामना करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने लड़ाई के लिए माउंट आबू के पास कासहरदा के तंग पहाड़ी दर्रे गदार घट्टा को चुना। ये एक ऐसा इलाका था जहां दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत, उसके घुड़सवार ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाने वाले थे। नाइकी देवी ने बहुत होशियारी से गोरी की सेना को थार रेगिस्तान के लंबे और थका देने वाले रास्ते से आने दिया। नतीजा, जब गोरी की फौज आखिरकार युद्ध के मैदान में पहुंची तो पहले ही आधी जंग हार चुकी थी। सोचिए, रेगिस्तान की भीषण गर्मी और पानी की कमी ने सैनिकों का क्या हाल किया होगा। वो भूखे, प्यासे और पूरी तरह से डिमोरलाइज थे, और नाइकी देवी बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। 14वीं सदी के जैन इतिहासकार मेरुतुंग एक हैरान कर देने वाली तस्वीर पेश करते हैं। उन्होंने लिखा है कि रानी नाइकी देवी अपने छोटे से बेटे को गोद में बांधकर खुद अपनी सेना को लीड करने उतरी थी। यहाँ म्लेच्छ शब्द विदेशियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। चालुक्य सेना ने अपने युद्ध हाथियों के साथ उन तंग दर्रों में फंसी थकी हारी गोरी की सेना पर ऐसा जोरदार हमला बोला कि उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। और नतीजा, गोरी के लिए एक भयानक सपना। उसकी अजय समझी जाने वाली सेना को बुरी तरह कुचल दिया गया। खुद गोरी लड़ाई में बुरी तरह जख्मी हो गया और अपने कुछ भरोसेमंद बॉडीगार्ड्स के साथ बड़ी मुश्किल से जान बचाकर रात के अंधेरे में गजनी भाग गया। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे शर्मनाक हार थी। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इतनी शानदार जीत के बाद आगे क्या हुआ? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आज हम में से ज्यादातर लोगों को यह कहानी पता क्यों नहीं है। ये ग्राफ इस हार का नतीजा बहुत साफ साफ दिखाता है। कासाहरदा की हार इतनी जबरदस्त थी कि गोरी ने गुजरात और दक्षिण का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने भारत पर हमला करने की अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी और उत्तर में खैबर दर्रे का रास्ता अपना लिया। और यही वो रास्ता था जो इसे आगे चलकर दिल्ली तक ले गया। नाइकी देवी की इस एक जीत का असर देखिए।
गुजरात अगले 100 सालों से भी ज्यादा तक बाहरी हमलों से पूरी तरह सुरक्षित हो गया। और इस शांति के दौर में गुजरात ने कला, आर्किटेक्चर और व्यापार में इतनी तरक्की की कि वो उस दौर के सबसे अमीर राज्यों में से एक बन गया। तो फिर ये कहानी भूली क्यों गई? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग ब्यौरे जो आपस में मेल नहीं खाते। जैसे इस टेबल में आप देख सकते हैं, हिंदू और जैन इतिहासकार जीत का सेहरा तो बच्चे राजा मूलराज द्वितीय के सिर बांधते हैं, पर वो साफ साफ लिखते हैं कि असली लीडर तो नाइकी देवी थी। वहीं दूसरी तरफ फारसी इतिहासकारों ने कन्फ्यूजन में जीत का क्रेडिट मूलराज के भाई और उनके बाद राजा बने भीम द्वितीय को दे दिया। और बस इसी कन्फ्यूजन के बीच वो महिला जिसने असल में सेना को लीड किया, उसका किरदार कहीं गुम हो गया। पर बात सिर्फ कंफ्यूजन की नहीं है। उस दौर के इतिहासकार, चाहे वो भारतीय हो या फारसी, ज्यादातर पुरुष शासकों को ही हीरो बनाते थे। उनके लिए शायद ये मानना ही मुश्किल था कि एक औरत सेना को लीड कर सकती है, तो इसीलिए जीत का क्रेडिट हमेशा पुरुष राजा को ही दिया गया, भले ही वो एक बच्चा क्यों ना हो। एक राज संरक्षिका होने की वजह से नाइकी देवी को कभी भी एक सॉवरेन रूलर यानी एक असली शासक का दर्जा नहीं दिया गया और उनकी भूमिका को हमेशा कम करके आंका गया। लेकिन सच कहीं ना कहीं से तो बाहर आ ही जाता है। भीम द्वितीय के दौर के एक शिलालेख में ये बहुत दिलचस्प लाइन मिलती है। लिखा है, मूलराज के समय में तो एक स्त्री भी अमीर को हरा सकती थी। अब देखिए, ये लाइन भले ही जीत का क्रेडिट पुरुष राजा को दे रही है, पर ये अनजाने में ही सही उस असाधारण सच को मान रही है कि ये जीत एक महिला के नेतृत्व में ही मिली थी। तो नाइकी देवी के कहानी को फिर से जानना सिर्फ एक भूली बिसरी रानी को याद करना नहीं है। ये हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास को देखते कैसे हैं। ये हमें उन अनगिनत लोगों के योगदान को पहचानने के लिए भी प्रेरित करता है जिन्हें इतिहास के पन्नों में अक्सर वो जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार थे। और यही सवाल है जिसके साथ हम सबको छोड़ जाना चाहते हैं। इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का हिसाब किताब नहीं है, ये एक कहानी है जिसे हम सुनाना चुनते हैं। और शायद अब वक्त आ गया है कि हम उन नायकों और नायिकाओं की कहानियां भी सुनें जिन्हें बहुत लंबे समय से खामोश कर दिया गया था।